नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की और आपको लगता है करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लेके आया हूं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की एक क्लास। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर कर रहे होंगे ऑन डेली बेसिस, और बिल्कुल आपके करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक यहाँ पे बचा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 1 और 2 जुलाई की करंट अफेयर्स को आज हम कवर करेंगे। बीच में एक दिन का गैप हो गया जिसके कारण मैं दोनों दिन के करंट अफेयर्स को आज आपके लिए लेके आया हूं। राइट, इससे पहले 30 जून तक के करंट अफेयर्स आप चैनल पे देख सकते हैं। एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। सबसे पहला न्यूज है आज का, न्यू क्रिमिनल लॉज केम इनटू फोर्स, कि नए क्रिमिनल लॉज जो कि दिसंबर में पास हो गए थे, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दिया गया था और पार्लियामेंट के अंदर मतलब पास किया गया था, प्रेसिडेंट का एक्सेंट भी मिल गया था दिसंबर में 2023 में। इसको अब 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होना है और 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे तो काफी डिटेल में अगर हम करने जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। सो द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, और भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो देखिए, पहले ही जो थे ये इस तरीके से जाने जाते थे। इनको इंडियन पैनल कोड, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, दूसरा 1860 में जो बना था इंडियन पैनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको बोला जाता था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस है वो हिंदी इंग्लिश का, जो आप देख रहे हैं कि ये जो कानून था विरासत में हमें एक तरह से मिला था किनसे, ब्रिटिशर से, और इसमें बहुत सारे ब्रिटिश एलिमेंट्स जो इंग्लिश चीजें होती हैं वो हम फॉलो कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज थी जो इंडिपेंडेंस से पहले से चला आ रहा है और अब हम इतने साल आजादी के बाद भी इसको यूज कर रहे थे, तो इसका इंडियनाइजेशन करने की कोशिश की गई है और पूरी तरीके से अब इसको जो कुछ मिसिंग पार्ट था वो भी इसमें ऐड करने की बात कही गई है। बहुत सारे ऐसे लॉज थे जिसका आज के टर्म में उसका यूज मतलब यूजलेस लग रहा था, उसका उतना यूज नहीं दिख रहा था, और बहुत सारी नई चीजें जो हैं उसके ऐड होने की बात कही जा रही थी, जैसे मॉब लिंचिंग वाला मुद्दा हो गया। आज के टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी जहां पे पूरी तरीके से हर एक चीज में इन्वॉल्व है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इसमें लॉज में हम कैसे लेके आए उसके ऊपर डिस्कस हुआ है और इसमें इंक्लूड भी किया गया है। इवन एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस आज के समय में डिजिटल एविडेंस जो है वो अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे के जो क्रिमिनल लॉज हैं उन सबको लेके। ठीक है, तो देखते हैं क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। कुछ तो पॉइंट्स मैं यहाँ आपको बताऊंगा, बाकी एक एक करके डिटेल में तीनों लॉज के ऊपर बात करेंगे। इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस। देखिए, मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कि अभी मैं शॉर्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ चीजें बता रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है डिटेल में, और पढ़ना भी चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरा गैदर करना चाहिए। अगर कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई रिक्वेस्ट रहा, आपने कहा कि इसके ऊपर एक पूरा वाइड वीडियो बनाया जाए, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ डेप्थ नॉलेज दिया जाए, तो उसके लिए मैं आपकी जैसे जिस तरह से रिस्पॉन्स रहेंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि मान लीजिए छोटी मोटी कोई क्राइम करते हैं, छोटी मोटी क्राइम में ये आ जाता है कि किसी ने मोबाइल चुरा लिया, 10,000 की चोरी कर ली, या फिर और भी ऐसी चीजें जो आप देखते हो स्ट्रीट्स पे देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्रिमिनल को इंस्टेड ऑफ गिविंग देम जैसे जेल में पनिशमेंट देने से अच्छा है कि जेल की सजा से अच्छा है कि उनको कम्युनिटी सर्विस में लगा दिया जाए ताकि उनको एक इंप्रूवमेंट का चांस मिले। राइट, उसके लिए कोई सीवर पनिशमेंट नहीं देना है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। की वो फिर आगे चल के कोर्ट कह देगा कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के आप यहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, यही तुम्हारी सजा रहेगी, और एक तरह से वहां पे तुम्हारी लर्निंग भी होगी, तुम्हें चांस मिलेगा अपने आप को सुधारने का, एक अच्छा सिटीजन बनने का। A terrorist act defined as one intending or likely to threaten India's unity, integrity। टेररिस्ट एक्ट जो है वो उसके जो मीनिंग है उसको और ब्रॉड किया गया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कोई बंदूक उठा के और लोगों पे गोली चला दे रहा है अंधाधुंध तो उसको हम टेररिस्ट बोलेंगे। इवन यहाँ पे वो चीजें भी इंक्लूड की गई हैं जहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिया की यूनिटी और उसकी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, उसकी सॉवरनिटी के खिलाफ है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के खिलाफ है, वो सब चीजें टेररिस्ट एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा और उसी तरीके से डील किया जाएगा। ठीक है,
मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें देखा जाता था कि नॉर्मली किसी एक ग्रुप के लोग जो थे, कम्युनिटी के लोग, या फिर कह लीजिए कि ये सभी लोग मिलके और अनकंट्रोलेबल वे में किसी की पिटाई कर देते थे। जैसे गौ हत्या वाला बहुत ज्यादा न्यूज देखने को मिल रहा था। तो उसमें ये है कि मॉब लिंचिंग, इसमें क्या है, उन लोगों के ऊपर केस नहीं बन पाता था। अज्ञात आदमी के ऊपर केस कर दिया जाता तो कोई अरेस्ट वगैरह नहीं बन पाता था क्योंकि भीड़ की बात आती थी। तो यहाँ पे मॉब लिंचिंग को भी एक पनिशेबल लॉ बना में इंक्लूड कर दिया गया है कि अब डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगा अगर किसी ने कमिट किया है 5 और मोर और ग्राउंड सच एज रेस, व्हाट इट इज कमिटेड बाय 5 और मोर, लगभग 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने मिलके, ठीक है, और रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किसी की हत्या की है तो डेफिनेटली केस को देखा जाएगा और इसमें फिर डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा देने की बात कही गई है। तो मॉब लिंचिंग को लेके आया है लॉज के अंदर। वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दिया गया है कि अब जब एविडेंस की बात आएगी, जब किसी इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो उसमें वीडियोग्राफी एक कंपलसरी पार्ट होगा क्योंकि डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, राइट। सो एंड सीजर, नो चार्जशीट विल वैलिड विदाउट सच रिकॉर्डिंग। तो आपको पता है पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट जो लेके जाती है कोर्ट के अंदर, तो अब उस चार्जशीट में आपको रिकॉर्डिंग भी दिखानी होगी कि आपने किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। तो काफी ट्रांसपेरेंट होने वाली है अब चीजें। इससे मैं कहूंगा कि पुलिस का वर्क भी काफी बढ़ने वाला है और इसको लेके ही इसलिए आएगा कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, केसेस को जल्दी सॉल्व किया जाए, ठीक है। So forensic experts should be used in every case where the punishment includes 7 or more years in jail। तो जहां पे अगर कोई ऐसी बात आ जाती है, जैसे हत्या वाली बात आती है, मर्डर केसेस जो होते हैं और भी जो ग्रीव जो क्राइम्स होते हैं, ऐसे में सीवर मतलब तरीके से जिसमें ब्रूटल तरीके यूज किए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जहां 7 साल से ज्यादा की जेल टर्म्स जिसके लिए बनी हुई हैं, उस केसेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का व्यू लेना बहुत जरूरी है। वो आते हैं, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो ताकि प्रॉपर तरीके से केस में क्या है रियलिटी निकल के आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता बिल जो है वो उसमें चेंज किया गया। इंडियन पेनल कोड की हम आईपीसी की बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेक्शन। सबसे पहले तो न्यू कोड सीक्स टू मॉडर्नाइज एंड रेशनलाइज द लीगल फ्रेमवर्क, कि इसको मॉडर्नाइज करना, रेशनलाइज मतलब और रियलिटी के बेसिस पे लेके आना है चीजों को फैक्चुअल फैक्ट के साथ। सिंप्लीफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेक्शन की बहुत सारी ऐसी चीजें टर्मिनोलॉजी यूज होती थी जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कॉमन पीपल के लिए समझना। लॉ मतलब बना है कॉमन पीपल के लिए, लेकिन जिस तरीके के टर्म्स यूज होते थे वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते थे, उसको और सिंप्लीफाई किया गया है। इवन दिस इज फॉर द जो लॉ से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं या फिर कॉमन सिटीजन, उन सबके लिए सिंप्लीफिकेशन लेके आया गया है। इनहैंस फोकस ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो आप देखिए जो वल्नरेबल ग्रुप होता है हमारी सोसाइटी के, वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, उन लोगों के ऊपर और फोकस किया गया है कि इनसे रिलेटेड जो क्राइम होगा इसमें ज्यादा नहीं सुना जाएगा, इसमें ये किया जाएगा कि सीवर पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है, और जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो चलाए जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफेंसेस, बहुत सारे ऐसी, जैसे कि मैंने आपको एक मॉब लिंचिंग वाला बताया, ऐसे ही बहुत सारे नए ऑफेंसेस जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं। नए ऑफेंसेस में अब ज्यादातर साइबर अटैक वाले जो ऑफेंस है वो भी ऐड कर लिए गए हैं, क्योंकि पूरा आप देखिए दुनिया इंटरनेट यूज कर रही है, सभी लोगों के पास मोबाइल स्मार्टफोन है और बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो जो उसमें स्पैम हो जा रहा है और फर्जी तरीके से किसी का अगर पासवर्ड ले लिया जा रहा है, तो ये सब कुछ इसमें ऐड अप किया गया है। तो वो ऐड किया गया है सिचुएशन और टाइम को देखते हुए जैसे दुनिया चेंज हो रही है। रिपील एंड मॉडिफाई सेक्शन, इसी तरह बहुत सारे ऐसे चीजें भी हैं जिसको रिपील किया गया है, मॉडिफाई भी किया गया है। क्या किया गया वो इन डेप्थ जब आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो बना दूंगा और भी डिटेल में हम समझ लेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें चेंजेस किए गए हैं। रिप्लेसिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, डिजिटलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, वही चीज इस पे भी निकल के आई कि इसको और डिजिटलाइज किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर क्या होता है कि मान लीजिए आपके साथ कोई क्राइम हुआ और आप उसका एफआईआर लिखवाने गए पुलिस स्टेशन में, पर जिस एरिया में आपके साथ क्राइम हुआ है आप उस एरिया से हटके दूसरे एरिया की जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन में चले गए और उसका जुरिस्डिक्शन उस एरिया में नहीं आता है, तो वो कहते थे कि जहां क्राइम हुआ है उसका थाना वहां पड़ता है, आप जाके वहीं क्राइम कराइए, सॉरी एफआईआर कराइए।
तो वो 0 FIR अब हो गया उसमें कि किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा लेंगे, वो केस बाद में वहां पे जो जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट पहले दर्ज नहीं की जाती थी, अब की जा सकती है किसी भी पुलिस स्टेशन में। तो ये एक बड़ी चीज है। अब आप घर बैठे बैठे FIR कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं जा पाते थे पुलिस स्टेशन, बहुत मुश्किल लगता था, नर्वस हो जाते थे, कई चीजें डिटेल आउट नहीं कर पाते थे। नाउ इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन फाइल एन FIR, मतलब FIR की बात कर रहा हूँ, कुछ कहना नहीं है वहां पे। तो इलेक्ट्रॉनिक FIR जो है अब आप लॉन्च कर सकते हैं। वीडियोग्राफी इन सर्च एंड सीजर, ये मैंने पहले भी बताया कि अब एक आज का जो टेक्नोलॉजिकल समय है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा, तो अब वीडियोग्राफी हर जगह यूज होगी। प्रोविजन फॉर स्पीडी ट्रायल्स की कोशिश किया जाएगा कि ज्यादा से जल्दी जो केसेस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन और आ गए हैं कि 30 दिन के अंदर कोई पड़ा हुआ केस होगा उसको उसका जल्दी से पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा और कोर्ट भी उसको जल्दी फास्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्सपेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एविडेंस की एविडेंस क्या होता है उसके डेफिनेशन को और ब्रॉड किया गया है। इंक्लूजन ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, जैसा कि हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और इंक्लूड किया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस की बात की जा रही है कि एक्सपर्ट का व्यूज लिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और मैंडेटरी फॉरेंसिक टीम विजिट सीरियस क्राइम की, जहां सीरियस क्राइम होगी वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाना ही है, जैसे मर्डर वगैरह हो गया, और उसमें पहले फॉरेंसिक टीम जो होगी पूरा अपना जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेगी, उसके बाद ही जाके आगे का प्रोसीजर पुलिस फॉलो करेगी। ठीक है, अगले न्यूज पे आते हैं। ये है, दिस इज रिलेटेड टू 29th और 30th ऑफ जून। 30 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे। अगर हम बात करते हैं व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे एक सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो कि हिस्ट्री में है अभी तक 1909 की अगर हम बात करते हैं, 1908 की बात करते हैं, 30 जून was chosen because on this day 1908 an asteroid crashed over the तुंगुस्का रिवर। तुंगुस्का रिवर जो है, कहां पे है ये रिवर? ये है साइबेरिया, रसिया में। यहां पे आके सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड था वो गिरा था और लगभग 2150 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था उसको उसने पूरी तरीके से एक तरह से सबसे ज्यादा मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ा था 2150 किलोमीटर की एरिया में। क्वेश्चन ये आता है एस्टेरॉइड क्या है? तो देखिए, नॉर्मली मार्स और जुपिटर के बीच प्लैनेट्स के अलावा बहुत सारे और ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो चक्कर लगा रहे हैं, जो बहुत छोटे हैं साइज में, उसको हम मेट्योर्स कहते हैं। ठीक है, लगभग हर दिन पर डे बेसिस पे मैं कहूं तो ये मेटेओराइट आगे आके अर्थ पे अगर गिर जाए तो उसको मेटेओराइट कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं पत्थर के, और इनका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इतनी हाई स्पीड के साथ आके अर्थ पे गिरेंगे तो ये नॉर्मली अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अर्थ के एटमोस्फेयर में आते आते बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, कई बार हम उसको सूदिंग स्टार भी कहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटेओराइट्स, राइट। अब यहाँ पे बात आती है एस्टेरॉइड्स की। तो एस्टेरॉइड्स मेटेओर के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं साइज में, और अगर ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कंप्लीट तरीके से बर्न ना हो और नीचे गिर के एक बड़ा इंपैक्ट करेंगे, जहां भी गिरेंगे पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन लेके आएंगे। तो एस्टेरॉइड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। क्राइसिस कम्युनिकेशन एक्शन दैट शुड बी टेकन एट द ग्लोबल लेवल in case there is a situation of credible near earth object threat, कि अगर अर्थ के आसपास कोई ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ की तरफ आ रहा है तेजी से और बहुत बड़ा है साइज में, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट बहुत पड़ेगा। ठीक है, एक कई ऐसी थ्योरीज भी कहती हैं कि जो डायनासोर थे वो भी एरा खत्म हुआ बिकॉज मेटेओराइट्स ऊपर से आके गिरे। कई वोल्केनिक इरप्शन की भी बात कहते हैं। The United Nations General Assembly passed a resolution on 6 December 2016 declaring 30 June International as Asteroid Day, और ये उसके पीछे रीजन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फर्स्ट इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 30 जून 2017 को। Asteroids are heavenly bodies that are small in size, made of rocks and mainly found in a belt between Mars and Jupiter के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ? ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ कौन से प्लैनेट को कहते हैं? एंड दैट प्लैनेट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो।
तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ट्विन प्लैनेट किसको कहते हैं अर्थ का, और हॉटेस्ट प्लैनेट भी है वो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, पीएम रिलीजेस 3 बुक्स ऑन लाइफ ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, कि प्रधानमंत्री ने 3 बुक रिलीज की है। वेंकैया नायडू जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके लाइफ पे, सो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी जी ने ये तीनों बुक को लॉन्च किया, और बुक्स लॉन्च वाज हेल्ड ऑन द ईव ऑफ द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट नायडू। इनका 75th बर्थडे था अनव्या कन्वेंशन सेंटर, गाचीबोली, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। बुक्स रिलीज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट की बायोग्राफी है इसमें, वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस ये करके बुक का नाम है, और इसके ऑथर हैं एस नागेश कुमार, ठीक है, फॉर्मर रेसिडेंट एडिटर ऑफ द हिंदू, यानी द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर रह चुके हैं। एंड सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ एक फोटो क्रॉनिकल जो था वो भी लॉन्च किया गया है, कि उसमें पिक्चर के थ्रू बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं जो लाइफ है वेंकैया नायडू की, वो भी। तो ये डॉक्टर IV सुब्बाराव के द्वारा किया गया है, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट के इंडिया के। और पिक्चोरियल बायोग्राफी इन तेलुगु टाइटल जिसका नाम है महानेता, यानी लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, महानेता है, ठीक है। और ये ऑथर किया गया है श्री संजय किशोर। तो ये 3 वॉल्यूम की जो किताबें हैं ये रिलीज किया गया है बाय द प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये किया गया है, और उसमें जो ये राइटर्स हैं वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया प्रिपेयर्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फौना। फौना मींस फ्लोरा एंड फौना, आप सुनते आए होंगे, फौना मतलब एनिमल किंगडम की बात की जा रही है, और इंडिया ने पहला एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा कितने स्पीसीज और कितने एनिमल्स हैं प्रेजेंट इंडिया के अंदर, उसका एक लिस्ट तैयार किया है, बुक तैयार की है, हम कह सकते हैं। अपने आप में एक बिल्कुल ही अनोखी चीज है जो कि नॉर्मली बहुत सारी कंट्री अचीव नहीं कर पाई है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज on 30th June launched a checklist of India's fauna covering this much of species, 1,04,561 species, on the occasion of the 109th Foundation Day of Zoological Survey of India। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे था, 109वां फाउंडेशन डे था, और उस दिन इन्होंने ये जो पूरा एक लिस्ट है वो रिलीज किया। India has become the first nation in the world to compile a checklist of all its wildlife species, यानी दुनिया का पहला नेशन, मैं तो बोल रहा था कि कुछ नेशन, दुनिया का फर्स्ट नेशन बन चुका है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने ये बात बताई है कि लगभग हमने 1,04,561 स्पीसीज को कवर किया है इस लिस्ट के अंदर। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया नाउ लीड्स द वर्ल्ड इन द रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हम इस मामले में अब लीड कर रहे हैं, क्योंकि जो फौना होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्टर ड्यूरिंग एन इवेंट ऑन June 30, और ये एक इवेंट हुआ था, वहां पे उन्होंने बताया जब 109th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा चेकलिस्ट इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, जो इनका अपना साइट है वहां पे मिल जाएगा, पोर्टल पे, ठीक है। मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड सेकंड एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024, ये भी इनॉग्रेट किया गया उसी में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो इवेंट चल रहा था कोलकाता के अंदर। एंड इट इज सीन एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन इन इंडिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा लॉन्चेस फार्मर सपोर्ट स्कीम, यानी इन्होंने फार्मर सपोर्ट स्कीम लॉन्च किया है। इससे पहले अगर हम देखें तो मोदी गवर्नमेंट जो 3.0 बनी है, उन्होंने भी एक स्कीम लॉन्च किया है कि पूरे साल भर में हम 6,000 रुपए जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग पीरियड में जो देश के फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा ये राजस्थान के सीएम हैं और इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि हम भी एक्स्ट्रा मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्पेशली समर सीजन जब आता है तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श हो जाती है, जिसके कारण प्रॉपर तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है और फिर उसका सारा कुछ जो जिम्मा है वो झेलना पड़ जाता है किसानों को। तो कहीं ना कहीं ये एक मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ठीक है थोड़ा बहुत उससे उनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है सही है हो।
तो जून 30, 2024 को कृषि उपज मंडी टोंक जो राजस्थान के अंदर है, चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जो है उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया। इससे कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो 65 लाख फार्मर्स हैं स्टेट के अंदर, वो फर्स्ट ट्रांच ऑफ रुपीज जो 650 करोड़ का लगभग अमाउंट जो है पहली बार में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इससे 65 लाख फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, इन एडिशन टू ₹6,000 जो ऑलरेडी पीएम किसान स्कीम के तहत चल रहा है कि ये ऑलरेडी पूरे साल भर में दिया जा रहा है, अलग अलग फेज में 2-2 हजार करके पे किया जा रहा है। उसके बाद ये फिर स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की तरफ से अपने फार्मर्स के लिए रहेगा, राजस्थान के फार्मर्स के लिए। सो अंडर द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि द एलिजिबल फार्मर्स विल रिसीव ₹2,000 पर ईयर एंड देन विल रिसीव मनी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। की पहले तो इनको जो 2,000 रुपए है वो मिलेगा किसान जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो स्कीम है, और उसके बाद फिर राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से 3 इंस्टॉलमेंट, पहले 1,000 फिर 500 करके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा कुछ रिसर्च टॉपिक मैं कहता हूं जो आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि वीमेन बी रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स, कैसे वीमेन को और रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है और एक्यूरेट रिफ्लेक्शन कैसे दिखाता है इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ को। हैज देयर बीन एन इकोनॉमिक टर्न अराउंड एज क्लेम्ड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इन व्हाइट पेपर इन द पास्ट 10 years। तो व्हाइट पेपर क्या है वो भी देखिए, और एनडीए गवर्नमेंट और उससे पहले की गवर्नमेंट के एक जो वर्किंग रहा है उसको हम कंपेयर करने की कोशिश करें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको ABPMJ कहते हैं, ये क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको रिसर्च करके आप डेफिनेटली अपनी नॉलेज को इनहेंस भी कर सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा प्रिपरेशन में। कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि आज जो हमने कवर किया इसके लिए में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसको कवर करेंगे कि क्या क्या रिवीजन में है। ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। इज इट 30 जून और 29 जून? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 29 जून है या 30 जून है। When was the first international asteroid day observed worldwide? पहला इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे कब ऑब्जर्व हुआ था? राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे इसका आंसर करिएगा। ठीक है, वहां पे मैं आपको लाइक दूंगा। तुंगसुका रिवर जो है, तुंगुस्का रिवर, वो कहां पे है? दैट इज इन साइबेरिया, रसिया के अंदर है। ठीक है, जहां पे सबसे बड़ा एस्टेरॉइड आके गिरा था। Who is the author of the biography entitled वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस? तो इसके ऑथर कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ें और उसके बाद आंसर करें, या जिसने अगर ध्यान से देखा है वीडियो तो डेफिनेटली राइट आंसर कर पाएंगे। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? ऑब्वियसली ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Recently, which country has become the first country in the world to prepare a checklist of its entire fauna? बहुत बड़ी बात है, इंडिया इसमें आगे है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। Recently, which state government launched the मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम? तो ये किया है किसने? राजस्थान ने। ठीक है, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इंडियन क्रिकेट टीम, अच्छा इसमें एक एडिशनल मैंने ऐड कर दिया क्रिकेट टीम वाली बात, कितने साल के बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है? तो देखिए 2011 में जीते थे और ये 13 साल के बाद हम वर्ल्ड कप जीते हैं। हु इज द मैन ऑफ द मैच T20 फाइनल 2024? तो मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली। कुछ और एडिशनल, और दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि डेली मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आता रहूं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।